आपको दिखाते हैं टीवी9 की हाईटेक बस से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। टीवी9 संवाददाता गौरव अग्रवाल ने ब्रजेश पाठक से चुनावी संग्राम से जुड़ा हर सवाल पूछा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस में। आज के हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, और आज इनसे हम इस बस पर लखनऊ में चलते चलते बात करेंगे। लखनऊ में कैसा चल रहा है चुनाव, देश में कैसा चल रहा है चुनाव। आपका बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। आइए ब्रजेश जी, लखनऊ में हम चारों तरफ जगमग लाइट, चमकती हुई लाइट्स दिख रही हैं। चुनाव क्यों उतना जगमग नहीं हो पा रहा? ये उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी की लहर चल रही है और विपक्ष पूरी तरह से धराशायी है, कोमा में है। गठबंधन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का है वो चुनाव में स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, तो एक तरफा लड़ाई है यहाँ पर। इस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि विपक्ष ने अपने आप को जनता के बीच में ले जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। नहीं, विपक्ष के अलावा वोटर भी घर से नहीं निकल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम लोगों को मतदान स्थल तक पहुंचाने में सफल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी गठबंधन के लोग ना बूथ स्तर पर गए, ना जनता के बीच में गए, तो जो उनके समर्थक लोग हैं वो मतदान करने से वंचित रहे। हम लोगों ने लगातार कह रहे हैं आपके हमारे वोटर पूरा निकले हैं और मतदान किए हैं। परिणाम आपको बताएगा कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी। अच्छा देखिए, हमारी ये बस अब क्योंकि निकल चुकी है और लखनऊ दर्शन में आज हम लखनऊ दर्शन भी करेंगे और प्रदेश की और देश की चुनावी नब्ज भी टटोलेंगे। इतने खास मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आप भी लगातार चल रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल जी कह रहे हैं भाई मैं तो यही कहूँ, प्रियंका कह रही है मैं तो गली गली जानता हूँ। किशोरी जी तो गली गली जानते हैं इसकी। 60 से 65 साल देश में राज किया और अमेठी 2019 तक उनके पास रहा है। कुछ समय के लिए छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी ने इन मात्र 5 वर्षों के अंदर स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की जन जन का भरोसा जीत लिया है। उसका कारण है कि पहली बार अमेठी का सांसद का घर वहां बना है। पहली बार अमेठी के संसदीय क्षेत्र के आम जनता ने समझ पाया कि कोई उनका सांसद भी है। नहीं तो दूर से फोटो देखते थे, बाय बाय टाटा केवल गाड़ी से होता था। ये क्या लगता है, राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए, अमेठी क्यों नहीं गए? देखिए, उनके अंदर डर था, भय था हार का। वो जानते थे कि अमेठी के लोग उन्हें नकार चुके हैं। अंत तक सस्पेंस बनाए रखा, वायनाड भाग करके गए थे। अब आप देखिएगा रायबरेली से भी वो प्रचंड बहुमत से हारेंगे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अंबेडकर जी के आरक्षण को लेकर भी बहुत बात हो रही है और केवल फर्जी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, कर्नाटक में क्या हुआ है। कर्नाटक में वहां पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां जो SC ST OBC का आरक्षण है उसमें मुस्लिम समाज को लगा दिया है। तो आरक्षण का पे डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में किया है और वो जीतेंगे तो पूरे देश में इसको लागू करेंगे। देश के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को जो कर्नाटक में कुकृत्य कांग्रेस ने किया है, इनको कभी माफ नहीं। लेकिन क्योंकि वो आरक्षण पर आपको घेर रहे हैं, आपको लगता है कहीं कोई नुकसान हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सच्चाई समझती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। दलित की, OBC समाज, सबको साथ लेकर के चलती है और सबको मजबूती देने का काम मोदी जी ने किया। ये आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हम इस प्रकार की बात करते, मंगलसूत्र की जहां तक बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है कि हम आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे, हम आपकी जो कमाए हुए संचित निधि है, पैतृक संपत्ति है, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद आप सोचिए उसके बाद उनको बांटेंगे। जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों को का है, उसमें खासकर मुसलमानों का है। इस बात को यदि हम उजागर करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, गलती क्या है? हम ये काम तो मीडिया का होना चाहिए था। मीडिया को बताना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये है। इस आधार पर हम देश की जनता के सामने गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के आने के 10 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष सच्चाई रखने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा
ऐसे कानून लाने पर काम कर रही है जो आपकी पैतृक संपत्ति को जब्त कर लेंगे, आपके आरक्षण पर डाका डालेंगे और पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो तो माइनॉरिटीज की बात हो रही है। राहुल गांधी को नहीं, उसमें मुस्लिम कहा इन्होंने, राहुल गांधी को खंडन करना चाहिए कि जो मनमोहन सिंह ने कहा हम उसका खंडन करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं, जैसे केशव प्रसाद जी से भी बात हुई, 80-20 की बात आ जाती है, तो ये 80-20 की बात क्यों आती है? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। लेकिन अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बने, हम उसमें मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे वोट बैंक कट जाएंगे। इस बात की जब बातें आएंगी तो बातें आगे तक बढ़ेंगी। ये कांग्रेस पार्टी ने कुकृत्य किया है, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना तो वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। समाजवादी पार्टी के लोग मारे डर के नहीं गए कि उनका अल्पसंख्यक वोट कट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों ने हलफनामा दिया था कि रामलला काल्पनिक है और समाजवादी पार्टी के लोग तो बात करने लायक नहीं है। समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चली थी और अयोध्या की धरती को, सरयू नदी को खून से रंगने का काम समाजवादी पार्टी के पुराने लोगों ने किया था। जैसे मैं अभी बात करूं तो गाजीपुर में बात आ रही है। गाजीपुर में कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का जो देहांत हुआ, उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई, उसका बड़ा फायदा मिल जाएगा उस अंसारी। भारतीय जनता पार्टी इस बातों में भरोसा नहीं रखती, लेकिन जो सच्चाई है हम देश की जनता के सामने रखेंगे। आप सोचिए, कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। और कल्याण सिंह जी की जब अंतिम संस्कार का दिन आया तो अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूरी पर बैठे थे, वहां चल करके पुष्पांजलि करने के लिए नहीं गए, लेकिन 500 किलोमीटर दूर जाकर के मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने क्यों गए? तो सवाल नहीं उठेंगे? सवाल उठेगा कि कल्याण सिंह जी इस देश के बड़े नेता थे, आपके घर से 500 मीटर दूर रहते थे, आप क्यों नहीं पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए? और 500 किलोमीटर दूर जाकर के आप मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ते हैं और 500 मीटर दूर नहीं जा पाते हैं, तो सवाल तो उठेगा और जवाब अखिलेश यादव को देना होगा। ब्रजेश पाठक जी के बारे में बात करते हैं। आपकी कहा जाता है कि आप हर जगह बड़ा माइक्रो, और आपकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी दिख रही है यहाँ पर, माइक्रो मैनेजमेंट आपका बड़ा अच्छा है। आप हर जगह कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, ब्रजेश पाठक जी को भेज दो, उनको भेज दो, कहीं पर ब्राह्मण नाराज है, ब्रजेश जी को भेज दो। तो ये आपके पास ये कौन सी विधा है, कैसे मना लेते हैं आप? देखिए, बहुत लंबे समय में सामाजिक जीवन में हूं और सभी से मेरी मित्रता है और लोग हमारा कहना मानते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने भाई बहनों को जो हमारे समाज में विभिन्न व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ रहते हैं और मेरी बात सुनते हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन क्या आपके पास ये कोई फीडबैक है कि यादव परिवार जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वहाँ क्या होगा? देखिए, अब उत्तर प्रदेश, आपने ऐसी बात छेड़ दी, उत्तर प्रदेश का यादव बिरादरी पूरा अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। समाजवादी पार्टी का गठन यादव समाज की मेहनत के बदौलत हुआ। यादव समाज अगर आज समाजवादी पार्टी से हट जाए तो समाजवादी पार्टी 00 हो जाएगी। अब जब समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आई तो उसमें भाई और भौजाई के बीच में पूरी सीटें बट गई। आजमगढ़ में भाई है, फिरोजाबाद में भाई है, अब फिरोजाबाद में भाई है, बदायूं में भाई है, कन्नौज में भैया खुद ही हैं और मैनपुरी में भौजाई है। कोई यादव समाज का कोई दूसरा नेता ही नहीं है, तीसरा कोई नेता ही नहीं है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को याद करके कहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के रिजिम में हर जिले में एक बड़ा यादव नेता होता था जो पूरे जिले में कंट्रोल करते थे, एमएलए एमपी बनते थे। आज यादव समाज के लोगों को ही अखिलेश यादव जी ने ठुकराने का काम किया है और आने वाले चुनाव में यादव समाज अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगताएगा जरूर। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, सारी बातें हो रही, लेकिन चुनावों में असल मुद्दों पर बात हो रही, विपक्ष कह रहा है असल मुद्दों से चुनाव भटक गया है। देखिए, विपक्ष दिग्भ्रमित है, विपक्ष ड्रिल्ड है। बात होना चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान पर। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा गरीबी हटाओ नारा दिया, आज गरीबी हटाओ उनके सामने नहीं है। आज वो दूसरे मुद्दों पर चुनाव ले जाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम गरीब को उसके परिवार का सदस्य की तरह काम करते हैं और हर गरीब को उसका हक दिला करके रहेंगे। और गरीब आदमी आज अपने आप को मोदी जी के परिवार का सदस्य मानता है और हमने देखा है कि गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से एक एक गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। चलिए,
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं 4 जून को क्या होता है, फिर मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बिल्कुल ईमानदारी से कैंडिडली सारे सवालों का जवाब देते हुए और दावा फिर एक बार वो ये भी वही कर रहे हैं, 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे। अब 4 जून को क्या होगा वो हमें देखना है और उसके बाद 4 जून के बाद ब्रजेश जी से फिर बातचीत होगी, फिर इन जो दावे हैं उनको उनके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका। थैंक यू।